टॉपिक मुगल चित्रकला शैली। आप देखेंगे मुगल चित्रकला शैली जो है ये मुगल शासकों के संरक्षण में विकसित हुई। भारत में इस मुगल राजवंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होकर बाबर के द्वारा की गई। तो भारत में जो मुगल चित्र शैली विकसित हो रही है ये मुगल शासकों के संरक्षण में विकसित हो रही है और भारत में इस वंश की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होकर बाबर के द्वारा की गई। बाबर द्वारा 1526 में स्थापित मुगलों का शासन भारत में 1857 ईस्वी तक बना रहा और इस लंबे समय को स्पष्ट रूप में दो चरणों में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण है मुगल काल या इसी को कह सकते हैं महान मुगलों का काल। ये चरण 1526 से 1707 ईस्वी तक रहा। दूसरा चरण है मुगल वंश का पतन काल और ये चरण 1707 से लेके 1857 तक रहा। पहले चरण में कुल 6 मुगल बादशाहों ने 1526 से 1707 ईस्वी के मध्य शासन किया। ये थे नंबर 1 बाबर 1526 से 1530 ईस्वी के मध्य। नंबर 2 हुमायूं 1530 से 1540 पुनः 1555 से 1556 ईस्वी के मध्य। नंबर 3 अकबर 1556 से 1605 के मध्य। नंबर 4 जहांगीर 1605 से 1627 के मध्य।
नंबर 6। नंबर 5, शाहजहां। 1628 से 1658 के मध्य। नंबर 6, औरंगजेब। 1658 से 1707 के मध्य। दूसरे चरण को देखेंगे तो दूसरे चरण में सत्रह सौ सात से 1857 के मध्य में कुल 12 शासकों ने भारत पर शासन किया। उन 12 में से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। पहला, बहादुर शाह प्रथम। 1707 से 1712 ईस्वी। दूसरा, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी के मध्य। तीसरा, फर्रुखसियर 1713 से 1719 के मध्य। अगला, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के मध्य। अगला, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1800 के मध्य। अगला, बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 1857 के मध्य भारत पर शासन किया। आगे देखेंगे इन्हीं मुगल शासकों के संरक्षण में मुगल चित्रकला विकसित हुई। इस मुगल चित्रकला का मूल केंद्र या कहिए जन्म स्थान
या आदि स्रोत, मूल केंद्र या जन्म स्थान या आदि स्रोत मध्य एशिया के अफगानिस्तान में स्थित समरकंद और हेरात नामक ये दो नगर थे। 15वीं सदी में यहीं पर तैमूर वंश के संरक्षण में मुगल चित्रकला उदित हुई। तैमूर लंग के उत्तराधिकारियों में एक हुआ शाहरुख मिर्जा। शाहरुख मिर्जा स्वयं में कवि और कला प्रेमी था। इसी शाहरुख मिर्जा ने हेरात नगर को अपनी राजधानी बनाया और उसे कलात्मक ढंग से सुसज्जित करवाया। 15वीं सदी के अंतिम दशकों में खुरासान खुरासान का मतलब है दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान का भाग। तो 15वीं के अंतिम दशकों में खुरासान में एक शासक हुआ हुसैन बोगरा। इस हुसैन बोगरा के संरक्षण में प्रसिद्ध चित्रकार हिजाद था। जिसे पूरब का राफेल कहा गया। हुसैन बोगरा की मृत्यु के बाद हुसैन बोगरा की मृत्यु के बाद हिजाद ईरान के शासक शाह इस्माइल के संरक्षण में चला गया और यही ईरान में सफवी वंश के शासक शाह इस्माइल के संरक्षण में हिजाद ने नई शैली ईरानी शैली को विकसित किया। ईरान को फारस भी कहते हैं, इसलिए ईरानी शैली को ही फारसी शैली भी कहेंगे। इस ईरानी या फारसी शैली का विकास सफवी वंश के शासकों के संरक्षण में हुआ, इसलिए इसे सफवी या सफाविद शैली भी कहेंगे। और इस शैली को विकसित करने का श्रेय बिहजाद को है।
इसलिए इसे बिहजादी शैली भी कहेंगे। बिहजादी शैली भी कहेंगे। बाद के दिनों में हुमायूं के द्वारा यही ईरानी शैली भारत लाई गई, जिसका विकास हुमायूं के उत्तराधिकारियों के काल में हुआ, जिसे मुगल शैली कहकर संबोधित किया गया। और इस तरह से मुगल शैली जो है उसका जन्म स्थान मध्य एशिया के अफगानिस्तान में समरकंद और हेरात थे। और मुगल शैली जो थी वो मूलतः ईरानी शैली थी, मूलतः ईरानी शैली थी, जो हुमायूं के द्वारा भारत लाई गई थी। बाबर कालीन चित्रकला बाबर कालीन चित्रकला 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर योग प्रशासक तो नहीं था, लेकिन महान विजेता था। 1526 में पानीपत के युद्ध में विजयी होकर बाबर ने ही भारत में मुगल राजवंश की नींव डाली और आगे लगातार युद्धों में व्यस्त रहा और तत्कालीन शासकों की ऐसी की तैसी करता रहा। आप देखेंगे 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ेगा, दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा। 27 में खानवा लड़ेगा, भारत के 30 मार खां शासक राणा सांगा को पराजित करेगा। इस मार इसलिए कह रहे कि कोई सेनापति राणा सांगा नहीं था, युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, कुछ नहीं आता जाता था। लेकिन जब भाट साहित्य देखेंगे, एक साहित्य का चरण भट्ट साहित्य, उसमें केवल बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। किसी का बाप जीवन में एक मक्खी भी मारा होगा, कहेगा जंगल में गए बिना तलवार के निहत्थे हाथों से शेर का शिकार कर दिया। यही कल्चर है भाट साहित्य। खूब हाँका गया था, क्या था, शरीर पे 99 घाव, इस तरह कुछ है। इतने युद्ध लड़ा, कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। उसके पराक्रम से बाबर की सेना भयभीत हो गई। इस तरह दुनिया भर का तामझाम बनाया गया था। एक ही बार मुकाबला हुआ और राजपूत जात के नाम को कलंकित कर दिया। ऐसे लोग जैसे राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और यहाँ पे राणा सांगा, ये लोग राजपूतों के नाम पे कलंक है और राजपूतों की इनका नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि राजपूत की सबसे बड़ी विशेषता दिखाई जाती
कि राजपूत युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाता, मारा भले जाए। और अगर बहुत से ऐसे प्रसंग दिखाए जाएंगे, किसी राजपूत शासक की पीठ पे तलवार लग गई, वो घर लौट के नहीं जाएगा, आत्महत्या कर लेगा या कहीं और चला जाएगा। इसलिए घर पहुंचेगा तो लोग समझेंगे कि वो युद्ध से भाग रहा था, इसीलिए पीठ पे तलवार लगा। और ये सारे भगोड़े हैं, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, ये सब युद्ध से भाग भाग कर ही अपने प्राण बचाए। अब वो अलग है, उसमें कुछ पक्ष छिपाकर बाकी भाट साहित्य में लिख दिया गया। जैसे आपके राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से भाग के प्राण बचाए थे, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान खूब डील मार के लिख दी, राणा प्रताप महावीर हो गए, सबका कंसेप्ट बन गया। ये सब कौन वीर थे? अकबर का जो एक कहिए चरवाहा होता, उससे भी ज्यादा औकात इन लोगों की राणा प्रताप वगैरह की नहीं। बस आप लोग करते क्या है कि जो लिखा गया वही पढ़ लिए, वही सब पढ़े होंगे, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला। सब बकवास है, सब बकवास है। पहले सोचिए, राणा प्रताप शासक कहाँ के? मेवाड़ के। मेवाड़ के अंतर्गत क्षेत्र कितना है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, 3 जिले। है कहाँ पे? अरावली की पहाड़ी में 80% जमीन अनुपजाऊ, 80% अनुपजाऊ। अब वो इन 3 जिले में शासन करके कितनी बड़ी सेना रख लेंगे, वो मुगलों से युद्ध करेंगे? ऐसा थोड़े जितना पैदा होगा सब राजग मिल जाएगा। जो पैदा करेगा अपने खाने के लिए रखेगा, कुछ राजस्व देगा, तो कितनी बड़ी सेना रख लेंगे। और बाकी अकबर को देखिए, काबुल से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक उसका शासन है। 1/50 हिस्सा न होगा उनका राज। मतलब केवल मुगल सेनाएं राजस्थान चली जाती और युद्ध न करके राजस्थान में बैठ जाती, तो पूरे राजस्थान पे मुगलों का अधिकार हो जाता। उसके सामने राणा प्रताप का युद्ध दिखाते। हाँ, ये लोग डकैत टाइप के ये चले, जैसे कितनी भी बड़ी सत्ता हो, कोई डकैत हो तो वो मौके पे डाका मार के, लूट मार के, फिर पहाड़ी वहाड़ी में भाग के जाके छिप जाए। यही स्थिति राणा प्रताप वगैरह थी, छापा मारे फिर जाके अरावली की पर्वतों में कहीं छिप जाते थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे इन सबको। फिर 28 में चंदेरी लड़ेगा, मालवा के मदनी राय को पराजित करेगा। 29 में घाघरा लड़ेगा, राजपूतों अफगानों की सम्मिलित सेना को पराजित करेगा। 30 में मर जाए। मतलब जो छोटा सा उसका शासन काल है, उस छोटे से शासन काल में भी लगातार युद्धों में व्यस्त रहा। इसलिए उसे ललित कलाओं को विकसित करने का अवसर नहीं मिला। और यहाँ स्पेशली हम लोग चित्रकला देखेंगे। मतलब चित्रकला को विकसित करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन बाबर द्वारा स्वयं तुर्की भाषा में लिखित बाबर की आत्मकथा हुजुक के बाबरी हुजुक ये बाबरी के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि बाबर चित्रकला में रुचि
रखता था। और इतना ही नहीं, वो चित्र कला में पारखी बुद्ध भी रखता था। और ये ध्यान देंगे, पूरे मुगल काल में केवल दो शासक हैं, एक बाबर, एक जहांगीर, जो चित्र कला में पारखी बुद्ध रखते थे। तो जो कि ये बाबरी में बाबर ने समरकंद की जामी मस्जिद का उल्लेख किया और लिखा है कि समरकंद की जामी मस्जिद सुंदर तस्वीरों से सजी हुई थी। आगे देखेंगे कि अपनी आत्मकथा में हिजाद की जो समीक्षा की है, उससे पता चल जाता है कि बाबर चित्रकला प्रेमी होने के साथ साथ चित्रकला में रुचि भी रखता था। बाबर ने लिखा है कि बेहजाद अपने समय का सबसे बड़ा या श्रेष्ठ चित्रकार था, लेकिन वह दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक से नहीं बना पाता था। तो इस समीक्षा से या आलोचना से स्पष्ट हो जा रहा है कि बाबर चित्रकला में पारखी बुद्ध भी रखता था। एक दूसरे समकालिक चित्रकार शाह मुजफ्फर के बारे में लिखा है कि शाह मुजफ्फर चित्रों में सादृश्यता अति कुशलता के साथ लाता था। इस तुजुकिए बाबरी में एक उत्कृष्ट चित्र भी उपलब्ध है, जिसका शीर्षक है बाबर बगीचे में दावत उड़ाते हुए। बाबर बगीचे में दावत उड़ाते हुए, ये तुजुकिए बाबरी में उपलब्ध उत्कृष्ट चित्र है। इसके बाद कुछ टिप्पणी मात्र जानेंगे। टिप्पणी टिप्पणी मतलब उसका चित्रकला से कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुकिए बाबरी जो है, इसका अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया, और अकबर के समय में भी नहीं, इसे चित्रित भी किया जाएगा। और इस बाबरनामा की एक सचित्र प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है।
दूसरे जानेंगे कि बाबर जो है, दूसरी टिप्पणी, ये फिरदौसी या कि फारसी भाषा के होमर के रूप में प्रसिद्ध फिरदौसी रचित शाहनामा की एक प्रति अपने साथ लेकर भारत आया था। ये शाहनामा भी अकबर के समय में चित्रित होगी और शाहनामा की एक सचित्र प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। और साथ ही जानते रहेंगे जो फिरदौसी है, इसने महमूद गजनबी के शासन काल में शाहनामा लिखी थी। अगली पॉइंट ध्यान दिए होंगे, हमने बोला था कि जो फिरदौसी है इसे फारसी भाषा का होमर कहते हैं। होमर, होमर जो है ये प्राचीन यूनानी विद्वान था और इस होमर ने इलियड और ओडिसी ये दो प्राचीन महाकाव्यों की रचना की है, जिनके विषय ट्रॉय के युद्ध से संबंधित है। अगली टिप्पणी जानेंगे कि बाबर ने बहुत सी कविताएं लिखी थी और इसकी कविताओं का संकलन जो है वो दीवान नाम से जाना जाता है। तो दीवान जो है ये बाबर रचित कविताओं का संकलन है। और भी बहुत सा साहित्य लिखा, लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं है। इसके अलावा इसके स्थापत्य बहुत से हैं जो कुछ थोड़े बहुत, उसको यहाँ ना पढ़ के स्पेशली हम लोग अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे स्थापत्य कला, वहां पर देखें। और अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर ले और यहाँ तक लिखकर तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। कुछ भी किसी को कहीं पूछना हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, उस पर चर्चा कर लिया जाए। हेडिंग डालिए मुगल चित्रकला शैली। डैश करके मुगल चित्रकला शैली मुगल शासकों के संरक्षण में विकसित हुई। मुगल शासकों के संरक्षण में विकसित हुई।
भारत वर्ष में इस मुगल राजवंश की स्थापना भारत वर्ष में इस मुगल राजवंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होकर बाबर द्वारा की गई 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा भारत में स्थापित मुगल वंश का शासन 1857 ईस्वी तक बना रहा। इस लंबे समय अंतराल को स्पष्ट रूप से दो चरणों में दो चरणों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, मुगल काल। 1526 से 1707 ईस्वी। नंबर 2, मुगल वंश का पतन काल 1707 से 1857 ईस्वी। अब लिखिए नंबर 1, मुगल काल 1526 से 1707 ईस्वी। प्रेस करके इस चरण में निम्न था। मुगल शासकों ने भारत पर शासन किया।
लिख डालिए छो। किस तक हो गए? लिखिए नंबर 2, मुगल वंश का पतन काल। पतन काल 1707 से 1857 भी। इस चरण में 12 मुगल बादशाहों ने भारत पर शासन किया। जिनमें प्रमुख निम्न है। फिर ये 6 लिख डालिए।
हो गए छो। पैरा चेंज करके लिखिए। मुगल चित्रकला का मूल केंद्र या जन्म स्थान या आदि स्रोत, मूल केंद्र या जन्म स्थान या आदि स्रोत मध्य एशिया के अफगानिस्तान में स्थित समरकंद और हेरात थे। समरकंद और हेरात थे। 15वीं सदी में तैमूर वंश के संरक्षण में यहीं पर मुगल चित्रकला उदित हुई। तैमूर लंग का उत्तराधिकारी शाहरुख मिर्जा कवि और कला प्रेमी था। उसने हेरात नगर को अपनी राजधानी बनाया। उसे कलात्मक ढंग से सजाया। और उसे कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। पैरा चेंज करके। 15वीं सदी के अंतिम दशकों में 15वीं सदी के अंतिम दशकों में खुरासान के शासक हुसैन बोगरा के संरक्षण में बिहजाद नामक
प्रसिद्ध चित्रकार हुआ? जिसे पूरब का राफेल कहा गया है? हिजाद नामक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ जिसे पूरब का राफेल कहा गया है? इसी बेहजाद को ईरानी चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है। पैरा चेंज कर। हुसैन बोगरा की मृत्यु के उपरांत बेहजाद ईरान के शासक शाह इस्माइल के संरक्षण में चला गया। जहां पर उसने ईरानी शैली का विकास किया। जिसे ईरानी शैली या फारसी शैली या सफवी शैली या सफाविद शैली या बिहजादी शैली के नाम से जाना जाता है। बाद के दिनों में यही ईरानी शैली हुमायूं द्वारा भारत लाई गई। जिसका विकास उसके उत्तराधिकारियों के समय में मुगल शैली के रूप में हुआ। इसका विकास उसके उत्तराधिकारियों के समय में मुगल शैली के रूप में हुआ। हेडिंग डालिए, बाबर कालीन चित्रकला।
प्रयास करते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर भी ललित कलाओं में रुचि रखता था। यद्यपि उसे भारत में ललित कलाओं को विकसित करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वह लगातार युद्धों में व्यस्त रहा। पैरा चेंज कर। बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखित स्वयं की आत्मकथा सुजुकी बाबरी में चित्रकला विषयक कई संदर्भ आए हैं, जो उसके चित्रकला प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। अपनी आत्मकथा में बाबर ने शहजाद के चित्रों की जो समीक्षा की है, उससे ज्ञात होता है कि चित्रकला प्रेमी होने के साथ साथ बाबर चित्रकला का पारखी चित्रकला का पारखी भी था। शहजाद का उल्लेख करते हुए बाबर ने लिखा है कि शहजाद
सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, जो पूरब का राफेल के रूप में प्रसिद्ध था। पूरब का राफेल के रूप में प्रसिद्ध था, किंतु वह दाढ़ी रहित व चेहरे ठीक से नहीं बना पाता था। पैरा चेंज करके, बना पाता था, पैरा चेंज करके, शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार के बारे में बाबर ने लिखा है कि शाह मुजफ्फर चित्रों में सादृश्यता, शाह मुजफ्फर चित्रों में सादृश्यता बहुत सुंदरता से लाता था। नहीं पॉइंट, समरकंद की जामी मस्जिद के बारे में लिखा है कि समरकंद की जामी, क्या पात मात्रा मा बड़ी मात्रा, जामी मस्जिद के बारे में लिखा है कि वह सुंदर चीनी तस्वीरों से सजी थी। सुंदर चीनी तस्वीरों से सजी थी। नई लाइन, बाबर बगीचे में दावत उड़ाते हुए, बाबर बगीचे में दावत उड़ाते हुए नामक उत्कृष्ट चित्र सुजुकी बाबरी में उपलब्ध है। टिप्पणी, सुजुकी बाबरी का अब्दुल रहीम खान आना ने
अकबर के शासन काल में बाबरनामा शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया, जिसकी एक सचित्र प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगली टिप्पणी, फारसी भाषा के होमर के रूप में प्रसिद्ध फारसी भाषा के होमर के रूप में प्रसिद्ध फिरदौसी रचित शाहनामा की एक प्रत लेकर बाबर भारत आया था। जिसे अकबर के काल में चित्रित किया गया। जिसकी एक प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। अगली टिप्पणी, होमर प्राचीन यूनानी विद्वान था। जिसने इलियड और ओडिसी दो महाकाव्यों की रचना की है। अगली टिप्पणी, बाबर की कविताओं का संकलन दीवान दीवान
नाम से जाना जाता है। हुमायूं कालीन चित्रकला 1530 से 1540, पुनः 1555 से 1556 भी। देख ही लीजिए। ऐसे भी आप लोगों को जाने का मन नहीं करता तो इसको भी देख ही डालें। हुमायूं बाबर की संतानों में उसका सबसे बड़ा जीवित पुत्र था। 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। बाबर की मृत्यु के उपरांत 1530 में मुगल बादशाह बना। ये हुमायूं भी स्वयं में चित्रकला प्रेमी था और अपने कला प्रेमी था। इसका ज्ञान इसी से हो जाता है कि हुमायूं अपने साथ सदैव चित्रित पुस्तकें व चित्रकारों का दल रखता था। अब देखेंगे 1540 में सूरवंश के शासक शेर शाह सूर से पराजित होकर हुमायूं पश्चिमोत्तर में भटक रहा था और अमरकोट अमरकोट के राजा राणा प्रसाद या वीर साल, हाँ यहाँ प्रसाद या ध्यान दीजिए, प्रताप मत लिख दीजिएगा। अमरकोट के राजा राणा प्रसाद या वीर साल के संरक्षण में अमरकोट के दुर्ग में ठहरा हुआ था। कहा गया है कि उस समय वहां पर एक भौंकता पक्षी आ गया। माऊ को उसका रूप रंग पसंद आया। उसने उसे पकड़वाया, चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया और फिर उसे छोड़ दिया। मतलब उस विपत्ति की स्थिति में, जब वो भगोड़े की स्थिति में है, उस समय भी उसके साथ चित्रकार है और चित्र बना रहे, और चित्र बना रहे चित्रित पुस्तकें वगैरह, एल्बम वगैरह भी। तो ये प्रसंग हुमायूं के चित्रकला प्रेम को दर्शा रहा। तो ये भी चित्रकला प्रेमी था और अपने साथ सदैव चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों का दल रखता था। आगे देखेंगे, शेर शाह के सामने हुमायूं भारत में नहीं टिक सका।
उसे भारत छोड़कर भागकर ईरान जाना पड़ा। और इस समय ईरान में शासक थे शाह तहमास्प। शासकों को ध्यान रखिएगा किसके समय में कौन शासक है। शाह तहमास्प। और हुमायूं शाह तहमास्प के दरबार में पहुंचा, कोहिनूर लेकर गया था। शाह तहमास्प को कोहिनूर भेंट किया। और अब यहीं पर, अब इस समय बिहजाद मर चुका है। बिहजाद के शिष्य जो है वो शाही चित्रशाला में काम कर रहे हैं। उनमें दो नाम प्रमुखता से लिए गए हैं। एक मीर सैयद अली और दूसरा ख्वाजा अब्दु समद। मीर सैयद अली और अब्दु समद। और हुमायूं ने इन लोगों को, और केवल दो को ही नहीं, इन लोगों को मतलब वहां के चित्रकारों को भारत आने का निमंत्रण दिया। लेकिन इस समय हुमायूं की स्थिति खुदे डामाडोल है, इसलिए कोई उसके साथ नहीं आए। लेकिन आगे हुमायूं ईरान के शाह की मदद से 1545 में पहले कंधार फिर काबुल को जीतने में सफल हो जाएगा। अब हुमायूं कंधार काबुल का राजा हो गया और हुमायूं यही काबुल में रहेगा। सबसे पहले मीर सैयद अली शाह तहमास्प का दरबार छोड़कर अपने पिता मंसूर अली के साथ काबुल आकर हुमायूं से मिले। तो मीर सैयद अली और मंसूर अली यही सबसे पहले काबुल आके हुमायूं से मिल रहे हैं। अब इसके बाद बहुत सारे लोग, मुल्ला दोस्त मोहम्मद, मुल्ला फक्र, अब्दुल समद और भी बहुत से कलाकार शाह तहमास्प का दरबार छोड़कर काबुल आकर हुमायूं से मिलेंगे। और यही काबुल में मीर सैयद अली की अध्यक्षता में हुमायूं ने चित्रशाला की नींव रखी और चित्रकारों को इन दोनों के निर्देशन में दास्तान के अमीर हमजा, या 60 में कहिए तो हमजा नामा को लिपिबद्ध और चित्रित करने का काम सौंपा। तो चित्रशाला इसकी अध्यक्षता में बन रही है, लेकिन इसका चित्रण दोनों के निर्देशन में हो रहा है। और यही दास्तान, ये अमीर हमजा मुगल चित्रशाला में चित्रित पहली पोथी है। अब नए नए राजा का दरबार ज्वाइन किए हैं, तो अपना महत्व बनाने के लिए ये दोनों चित्रकला के क्षेत्र में बड़े बड़े करतब दिखाने शुरू करेंगे। जैसे दोनों ने मिलकर चावल के एक दाने पर
दर्शक दीर्घा सहित, दर्शक दीर्घा सहित पोलो, पोलो मतलब चौगान का संपूर्ण मैदान चित्रित कर, दर्शक दीर्घा सहित पोलो का संपूर्ण मैदान चित्रित कर डाला। हुमायूं के द्वारा मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र या असर, नादिर उल अस्र या असर की उपाधि से और अब्दुल समद को पीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे हुमायूं के समय में मीर सैयद अली और एक नाम है कमालुद्दीन हिजाद, इन दोनों के द्वारा मीर सैयद अली और कमालुद्दीन हिजाद के द्वारा जो है नादिर उल मुल्क हुमायून शाही, नादिर उल मुल्क हुमायून शाही नामक पोथी भी चित्रित की गई। हुमायूं के समय में शहनवाज खां की मासिर उल उमरा या फतीर उल उमरा नामक पोथी भी चित्रित की गई। और बस हुमायूं कालीन चित्रकला के बारे में भी इतना है। कोई चीज पूछना हो, कहीं कंफ्यूजन हो, उस पर चर्चा कर लिया। फिर से बोलिए, क्या बोले आप क्या बोले? खुरासान जो है ये आपका जो है पश्चिमी, आप इतने याद करिए, अफगानिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी भाग। और क्लियर याद करना हो तो दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान का एक कोई खुरासान है। क्या अब तक कहाँ थे? जब हम वो लिखाए तो उस समय कहाँ थे? जहांगीर के बाद शासन की समस्या रहेगी, तब सास ससुर की लड़ाई शुरू हो जाएगी। मामला क्या है, जहांगीर की पत्नियों में नूरजहां से परिचित ही होंगे, और को भले न जानते हो, नूरजहां से परिचित ही होंगे। नूरजहां का पहला पति था तेरे अफगन, उससे नूरजहां की एक पुत्री थी लाडली बेगम। लाडली बेगम की शादी नूरजहां ने जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार से करवा दी थी। और जब लाहौर में जहांगीर मरेगा तो नूरजहां फट से
हट से जो है वो अपने दामाद शहरयार को शासक घोषित कर देगी। शाहजहां इस समय दक्षिण में है। अब नूरजहां की पुत्री जो है वो शहरयार से ब्याही गई, तो नूरजहां अपने दामाद का पक्ष ले रही। नूरजहां का सगा भाई है आसफ खां, उसकी पुत्री ब्याही गई है शाहजहां से, और वही मुमताज महल है। अब आसफ खां उस समय का सबसे बड़ा मनसबदार, वो क्या करेगा कि शाहजहां के पास निमंत्रण भेजेगा कि जल्दी से उत्तर आगरा पहुंचिए और सत्ता ग्रहण करिए। आज वाला मामला था नहीं, हेलो शाहजहां जल्दी आओ, घुड़सवार जाएंगे फिर आएंगे तो लंबा समय लगेगा। और खुद क्या करेगा, आक्रमण करके शहरयार को बंधक बना लेगा और फिर एक नाबालिग बच्चे को गद्दी पे बैठाएगा। इसलिए कि गद्दी है, खाली नहीं रह सकती। जैसे दिल्ली वाली गद्दी है, मोदी नहीं बैठ पाए तो कोई दूसरा कूद के बैठ लेगा, दूसरा नहीं बैठ पाए तीसरा बैठे, खाली नहीं रह सकती। तो एक अबोध बच्चे को बैठा देगा शासक के रूप में, और फिर खुद गद्दी सब शासन संभाले रखेंगे व्यवस्था। और शाहजहां फिर पहुंचेगा, ये मरह लगभग नवंबर 27 में, शाहजहां पहुंचेगा फरवरी 28 में। वो बैठे जब पहुंचेगा तब वो आगरा में अपना राज्यारोहण मतलब शासक बन जाएगा, और उस छोटे बच्चे को मार के फेंक दिया। बहुत जरूरी, आप लोगों को आड़ लग रहा है तो राजतंत्र है, और जिसने राज सत्ता का एक बार स्वाद चख लिया वो स्वाद उसे कभी भूलता नहीं, और फिर उसे पाने के लिए चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, किसी को भी काट कर फेंकना पड़े उसे एक पैसे का संकोच नहीं होगा, सबको काट के फेंक देगा, वो गद्दी हथिया लेगा। अब ये गद्दी का स्वाद चख चुका है और अब शाहजहां शासक बना है। आगे क्या होगा, इसकी जब फिर शासन पाने की इच्छा होगी, बहुत सारे लोग इसके साथ हो जाएंगे जो शाहजहां को पसंद नहीं करते हो, फिर विद्रोह करेगा। इसलिए उनको मार देना ही उचित है। और चाहे आपके भगवान लेवल के हो चाहे मानव लेवल के, जिसने भी राज सत्ता का स्वाद चखा, अगर उसे राज गद्दी नहीं मिली तो विद्रोह करेगा ही करेगा। हमारे कहने मतलब समझ रहे हैं? राम के चारों भाइयों में कौन कौन राजा बने थे? अरे हाँ, शत्रुघ्न और राम। राम बने अयोध्या के, तो शत्रुघ्न को बनाया गया मथुरा का। मामला क्या है कि लक्ष्मण तो जिंदगी भर भैया भाभी सेवा मुहि जंगल में लगे रहे, उनको राज सत्ता का कोई सुख नहीं कभी मिला, इसलिए आराम चल जाए कोई दिक्कत नहीं। भरत भी यहाँ अपने भैया के बाद राजा तो बने लेकिन राज सत्ता नहीं चलाए, तो क्या कहते खड़ा उड़ाओ सिर पे रख के कहीं तपस्या करते रहे। सत्ता किसने चलाई? शत्रुघ्न ने। अब 14 साल शत्रुघ्न राजा काम देख लिए। अब राम वनवास से लौटे, उनको राजा घोषित किए गए। 100% शत्रुघ्न राम के विरुद्ध विद्रोह कर देते, उत्तराधिकार का युद्ध होता। उस स्थिति को भांप कर शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बना दिया गया, और इन दोनों को कुछ नहीं दिया। भरत और लक्ष्मण ये वही मंत्री फंत्री पद लेके उसी में भैया भाभी सेवा में लगे रहे, उनको कोई टेंशन, क्योंकि राज सत्ता कभी भोगे नहीं। शत्रुघ्न राज सत्ता भोगे थे, अब उनका छूट रहा है और उससे ना मिलता तो आगे राम कैंटी विद्रोह करते। हारना जीतना वो अलग चीज, लेकिन विद्रोह कर ही देते। इसीलिए उनको ले जाके मथुरा का राजा
बना दिया। तो राज सत्ता बहुत ऊंची चीज, एक बार स्वाद चख लेने के बाद आप उसे पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे, ये अलग चीज है, पाए या ना पाए, लेकिन हमेशा प्रयास करते, मौका मिल जाता, एक बार केवल मिल जाता, इस प्रयास में हमेशा लगे रहे। तो इसीलिए पूरे मुगल काल वगैरह में कहीं भी देखेंगे कि जो भी किसी को अगर कार्यवाहक शासक टाइप बैठाया जाता या कोई बैठ गया अपने बल पे, आगे कोई शासक आ गया उसे हटा के, तो दो ही काम होगा, उसे जो है जेल में डाला जाएगा और फिर धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया जाएगा और कुछ दिन बाद वही वो मर जाएगा। डायरेक्ट जनरली इसलिए नहीं मारा जाता था कि डायरेक्ट मारने पे जो है कि संभव है कि उसके हितैषी लोग ज्यादा हों और उसके पक्ष में विद्रोह हो जाए, इसलिए उसको जेल में डाल के धीरे धीरे जहर दिया जाएगा और धीरे धीरे जब बीमार होके मरेगा, लोगों की जो सहानुभूत है वो समय के साथ सब समाप्त हो जाए। डायरेक्ट मारने का मतलब विद्रोह होने का भय रहता। तो इसीलिए माँ बाप के रिश्ते सब अलग है। राज गद्दी मिले तो अगर 10-20 माँ बाप भाई बहन नानी नाना फूफी फूफा काटना पड़े तो चूकना नहीं चाहिए, तुरंत काट के फेंक देना। यही धर्म है और यही पूर्ण का कार्य है, यही धर्म है बेटा, यही पूर्ण है, केवल आप लोगों को काट लग। अभी जैसे कल्पना करिए कि अभी जो आपके यहाँ गद्दी की लड़ाई चल रही, तो लोकतंत्र है, यह अलग सिस्टम है, वहां अलग था। अब कोई एक योग्य व्यक्ति, महायोग्य व्यक्ति गद्दी पर बैठ जाए और अब उसे बैठने के लिए भले ही 100-200 सांसदों को निपटा देना पड़े, स्थिति बने तो 100-200 सांसदों को निपटा के गद्दी पर बैठ जाए। अब इसके बाद ये बेहतर व्यवस्था दे और इसके शासन काल में भारत विकासशील से विकसित हो जाए कि जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो देने की जरूरत ना पड़े, माने भारत विकसित राष्ट्र हो जाए, सब तरफ सुव्यवस्था स्थापित हो, अपहरण मन सुव्यवस्था कानून सब मेंटेन हो। तो अब यहाँ योग्य व्यक्ति आ गया तो इस 5 साल में हिंसा चोरी डकैती सब बंद है, सब कुछ व्यवस्थित, भारत आगे बढ़। अब यहाँ एको हिंसा न होती, एक ठीक गधा बैठ जाता और पता लगे कि हर साल 5,000 बलात्कार हुए, 15,000 मर्डर हो गए, इतने मार दिए गए, तो ये पाप है कि ये पाप है? तो इसीलिए राजत्व पाने के लिए अगर आप में योग्यता है तभी आप पाएंगे, और इसके लिए 10, 20, 2, 4, 600 माँ बाप किसी काटना हो तो चूक नहीं चाहिए। राजत्व की दृष्टि से धर्म और नैतिकता अलग है, और जिसके पास धर्म नैतिकता है वो कभी भी सत्ता नहीं पाया। और हम गिना सकते हैं कि भारत में जितनी महान महिलाएं हुई वो सब कुकर्मी थी, क्या जितनी भी महान है वो सब कुकर्मी है। कोई लड़के को मारकर, कोई पति को मारकर ही सत्ता पाई, और जो सत्ता पाई केवल उन्हीं को आप याद करेंगे, कहेंगे महारानी दिद्दा, महारानी फला। ये महारानी बनेगी कैसे? पुरुष प्रधान राज है, एक स्थित है, पति मर गया, आगे लड़का आ गया, लड़का अबोध है तो वो संरक्षिका बनी, लेकिन जैसे लड़का बड़ा होगा तैसे उनको गद्दी सौंपना पड़ेगा। समाज पुरुष प्रधान है, जो योग्य शासकिया होगी धीरे से पुत्र को निपटवा दी, आगे शासन करती रही, अगला बड़ा भया तो उसको भी निपटवा दी।
तो ऐसे ही जो कुछ 2 4 6 नाम तो ही महिला शासकों मिलेंगे, वो सब ऐसे ही मिले। जैसे सबसे महान महिला शासकों में कश्मीर की दिद्दा शादी हुई। अब महत्वाकांक्षा तो जब तक पति है आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, कारण कि पुरुष प्रधान समाज है, पति ही राजा है। 8वें वर्ष पति मर गया, तब तक 2 लड़के हो चुके हैं उसके। अब आगे वो करेगी सत्ता शासन, लेकिन ससुरा बड़ा वाला फिर बड़ा हो जाएगा शासन करने योग, वो भी निपट जाएगा। आगे फिर शासन करती रहे, छोटा वाला भी बड़ा हो जाए, वो भी निपटा दिया जाए। अब उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं। 40 वर्ष तक शासन की महान शासिका कहलाती। कश्मीर में विद्रोह की स्थिति उस स्थिति में 40 वर्ष की, और अंतिम में जाते जवाते मायके पक्ष के भतीजे संग्राम राज को गद्दी सौंप के, इसलिए तो महान बनी। अब उसी लिए हम कह रहे धर्म नैतिकता वो अलग चीज है, लेकिन महान बनने के लिए इन सबको त्यागना ही होता। ये लेके अगर आदमी चलता रहेगा तो कभी महान नहीं बन पाए। मोदी जी काहे कितने महान बने, स्वयं को अवतार घोषित कर रहे। आप सोचिए नैतिक दृष्टि से, तर्कता सोचिए, उसको कोई पार्टी वो सब किसी तरह के जो है भावना ग्रसित होके नहीं। मोदी जितना तुच्छ आदमी कभी आप लोगों के मत विचार में कोई आया है? मन सारी भावना छोड़ के सोचिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहे जिस स्तर तक गए, मोदी थे कि आज तक प्रधानी नहीं जीते थे। सारा योगदान था, क्या नाम, अरे नहीं किसका, गोधरा नहीं है, अरे वो क्या नाम है, मुरली मनोहर जोशी नहीं, अगले अध्यक्ष कौन थे, एक और थे भाई, अभी जिंदा है, बुजुर्ग हैं, आडवाणी जी। आडवाणी जी ने ही इनको गुजरात का मुख्यमंत्री, वाजपेयी थे कहा नहीं ये आदमी सांप्रदायिक के नहीं बनेगा, वाजपेयी एकदम विरोध में थे, तो आडवाणी जी बनाए। और हुआ क्या, जैसे सत्ता पाए सबसे पहले आडवाणी निकाल के फेंक दी। ये हुआ कम से कम राम मंदिर को उद्घाटन करा दी। तो फोटो किसका खींचा जाता था, इनको कौन करना, आप बुजुर्ग हैं आप क्या करेंगे, रह दीजिए हम कर लेते। राष्ट्रपति बनने का चांस था, लेकिन आडवाणी योग्य व्यक्ति थे, वो बनते तो इनकी मनमानी वाला काम पे रोक देते, राष्ट्रपति नहीं बनने दी। और जितने भी काम किए हैं, अब उस आदमी के आगे जो भी आया है उसकी महत्वाकांक्षा हम बात है, कोई ऐतिकता नैतिकता नहीं, सबको दरकिनार करके निपटा दिया। इसलिए मोदी महान बने, अन्यथा भाजपा मोदी महान बनते, गोधरा कांड ना कराए होते तो मोदी का नाम कोई गुजरात में जानता, और जब नाम नहीं जानता तो कहां गुजरात मुख्यमंत्री बनते, और आगे पता नहीं कौन मोदी होते, कहां मर जाते, कोई जानता ही नहीं। तो लक्ष्य पाने के लिए तो आदमी जैसे जिनको आप कहते बड़े अच्छे हैं, सज्जन आदमी है, ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए सारी वो अलग है, बात हमेशा करिए धर्म की नैतिकता की ही बात करिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए धर्म नैतिकता फैतिकता को हमेशा ताक पर रखकर चलना चाहिए। अब तो ये भी चलता है, जैसे भी आप कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक चुनाव लड़ गए, क्षेत्र में सबसे सम्मानित सबसे सज्जन व्यक्ति, तो जो लोग अच्छे लोग वो भी कहना शुरू करेंगे ये काहे के लड़ गए। मतलब अब राजनीति करना ऐसे सज्जन लोगों बस की बात नहीं, जिनके पास इफरात खर्च करने के लिए पैसा आदि ना हो, 10 5 गनर ओनर ना हो, ऐसे लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। मतलब आदमी अच्छा है, सब जान रहे हैं, लेकिन जान वो पैसा नहीं खर्च कर पाएगा उतना बेहतर, तो लोग कहें ये बेकारे में लड़ गए। मतलब उसके लिए कोई बाहुबली टाइप लड़े तब लोग कहें हाँ ये चुनाव बढ़िया लड़ेगा। अगला शासक आपका रहेगा अकबर। 1500
छप्पन से 1605 ईस्वी। बस इसी पे रोक दीजिए, आगे कल देखिए।